किशनगंज नाम के एक गांव में सुरेश अपनी पत्नी शांति और दो जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। सुरेश एक बहुत ही गरीब आदमी था। गांव में उसका एक छोटा सा खेत था। वो अपने खेत में उगी सब्जियों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाया करता था। सुरेश भले ही एक गरीब आदमी था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रहा था, जिसके लिए लोग अक्सर कई बार उसे ताने भी देते थे। अरे क्यों फिजूल में अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? कौन सा तुम्हारी बेटियां कल तुम्हें कमा कर देंगी? वो तो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएंगी। इससे तो अच्छा है तुम्हें दो बेटे हो जाते तो अच्छा रहता। मेरी बेटियां मुझे बहुत प्यारी हैं, और चाहे बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों बराबर है। और खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मेरी बेटियों के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे, मैंने तो तुमसे ऐसे ही कह दिया जो तुम मुझे इस तरह से कह रहे हो। मैं ठीक ही तो कह रहा हूं। अपनी बेटियों को इतना कौन पढ़ाता है? कल को पढ़ लिख कर जब इनके पर निकल आएंगे ना, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। अच्छी बात है ना, अगर मेरी बेटियों के पर निकल आएंगे तो वो आसमान में ऊंची उड़ेंगी। मैं अपनी बेटियों को किसी पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहता। वो जो करना चाहेंगी वो करेंगी। तुम उनके बारे में बोलने वाले होते कौन हो? आए दिन गांव के लोग सुरेश को इस तरह की बातें कहते रहते थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपनी बेटियों का साथ देता था। अरे पिताजी, आप आ गए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आज हमारी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया है। हम दोनों ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह, मैं तो पहले से ही जानता था मेरी दोनों बेटियां स्कूल में टॉप करेंगी। इस खुशी के मौके पर तो घर में कुछ मीठा बनना चाहिए। मीठा तो हमने पहले ही बनाकर तैयार कर दिया है पिताजी। आपको जलेबियाँ बहुत पसंद है ना, तो हमने अपने हाथों से आपके लिए जलेबी बनाई है। माँ ने तो हमारे हाथ की जलेबी खाकर हमें पास कर दिया। अब आपकी बारी। अच्छा, तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? मुझे भी जल्दी से जलेबी खिलाओ। सब लोग इस खुशी के मौके पर जलेबियाँ खाते हैं। तभी सुरेश अपने बेटियों से कहता है, बेटा, तुम दोनों ने अपनी 12वीं की पढ़ाई तो पूरी कर ली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम और आगे तक पढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पढ़ लिख कर अफसर बनो। इसीलिए अब अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दो। मैंने सुना है शहर में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। मैं तुम दोनों का दाखिला कॉलेज में करवा देता हूं। हाँ पिताजी, शहर में कॉलेज तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उन सभी की फीस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम अभी स्कॉलरशिप का टेस्ट देंगे। अगर हम टेस्ट में पास हो गए तो हमें कॉलेज की फीस नहीं भरनी पड़ेगी। अगले हफ्ते हमारा स्कॉलरशिप का टेस्ट है, इसलिए हमें शहर जाना होगा। ठीक है बेटा, तो फिर मैं तुम दोनों की शहर जाने की टिकट करवा दूंगा। सुरेश की दोनों बेटियां अगले हफ्ते शहर जाकर अपना स्कॉलरशिप का टेस्ट देती है और टेस्ट को पास कर लेती है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो दोनों बहुत अच्छी तरह से करती है। 3 साल बाद वो वापस अपने गांव लौट कर आती है। पिताजी, हम दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन अभी हमें अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी करनी है, जिससे हम अफसर बन पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें कोचिंग्स लेनी होगी, पर उस कोचिंग की फीस बहुत महंगी है। तुम उन सब की चिंता मत करो बेटा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी सब तुम्हारे पिताजी संभाल लेंगे। सुरेश अपने खेत को गिरवी रखकर उन दोनों की कोचिंग की फीस भर देता है। दोनों बहनें बड़ी ही मेहनत से अपनी पढ़ाई करती है। अभी उन्हें शहर में रहते हुए कुछ ही समय हुआ था कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। तो वो दोनों सब कुछ छोड़कर अपने घर आ जाती है। ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी। आप इतने दिन से बीमार हैं और आपने हमें ये बात बतानी ज़रूरी भी नहीं समझी, और तुमने भी हमें ये बात नहीं बताई माँ। अगर हमें पड़ोसियों से आपकी तबीयत के बारे में पता नहीं चलता तो आप तो कभी हमें इस बारे में बताते ही नहीं। वो सभी बातें कह ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जमींदार साहब का आदमी आता है। सुरेश भैया, तुमने 3 महीने से जमींदार साहब की किश्त के पैसे नहीं भरे हैं। जमींदार साहब ने तुम्हें पिछले महीने भी कहा था कि मेरे पैसे दे दो, लेकिन तुमने नहीं दिए। इसीलिए जमींदार साहब तुम्हारे खेत को अपने नाम पर करवा रहे हैं। क्या? ये सब क्या हो रहा है पिताजी? ये क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ बेटा, ये कुछ नहीं कह रहा। मंगलू, तुम जाओ, मैं बाद में आकर जमींदार साहब से बात कर लूंगा। अब जमींदार साहब तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। उन्हें तुमसे जितनी बात करनी थी वो कर चुके। आज से तुम्हारा खेत उनका हो गया। अब तुम अपने खेत में खेती नहीं कर सकते।
ऐसा बोलकर जमींदार साहब का आदमी मंगलू वहां से चला जाता है। लेकिन सुरेश की दोनों बेटियों को कुछ भी समझ नहीं आता। देखिए, सब कुछ सच सच बताइए पिताजी। उसकी बातों से हमें इतना तो पता लग गया है कि आपने अपने खेत को जमींदार साहब के पास गिरवी रखा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? कहीं आपने हमारी पढ़ाई के लिए तो ऐसा नहीं किया? बेटा, खेत का क्या है, अब तो वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया था तो खेत में काम नहीं कर पाता था। इससे तो अच्छा यही हुआ कि वो खेत तुम्हारी पढ़ाई के पैसों में काम आ गया। ये आपने क्या किया पिताजी? आपके पास एकमात्र कमाई का साधन आपका खेत ही था। अभी तक तो हम दोनों बहनें भी पैसे कमाने नहीं लगी है, ऊपर से आपका खेत भी आपके हाथ से चला गया। अब घर में पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से आपकी तबीयत इतनी खराब है। देखिए, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे और यहीं आसपास किसी कंपनी में काम ढूंढेंगे। लेकिन बेटा, ये तुम्हारा पढ़ाई करने का समय है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं समझती हूँ माँ, लेकिन इस समय घर के हालात ऐसे नहीं हैं। इस समय हमें यहाँ पर रहकर काम करने की ज्यादा जरूरत है। ममता बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, हम दोनों अब यहीं पर रहेंगे। जरा पिताजी की हालत तो देखो, एक तो वो बीमार है, ऊपर से हमारा खेत भी हमारे पास से चला गया। हम दोनों कल ही कल में कोई नौकरी ढूंढने जाएंगे। दोनों बहनें अगले दिन काम ढूंढने के लिए जाती है तो उन्हें एक छोटी सी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है। लेकिन फ्रेशर होने की वजह से वो उन्हें ज़्यादा सैलरी नहीं देते, पर दोनों बहनें जैसे तैसे अपनी पिताजी की दवाइयों और घर का खर्चा निकाल लेती है। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा, लेकिन आज मेरी वजह से मेरी बेटियों को अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ रहा है। देखिए, आप ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी। और आपसे किसने कहा कि हम दोनों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है? हम दोनों तो अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी। दोनों बहनें आपसे वादा करती है कि जल्द ही आपकी ये दोनों बेटियां आपको अफसर की वर्दी में दिखाई देंगी। हम पूरे गांव में आपका नाम रोशन जरूर करेंगे। अपनी बेटियों की ये बातें सुनकर सुरेश के चेहरे पर खुशी आती है। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो वो बाहर टहलने के लिए जाता है। तभी उसे रास्ते में उसका पड़ोसी मिलता है। अरे कैसे हो सुरेश भाई? मैंने सुना है कि तुम्हारी दोनों बेटियां पढ़ाई छोड़कर यहाँ वापस आ गई हैं। लगता है तुम्हारी बेटियों को अफसर बनाने का सपना ही रह गया, क्योंकि जिस तरह वो गांव में वापस आई हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि उनसे वो पढ़ाई हुई ही नहीं। वैसे भी अफसर बनना कोई मामूली बात है क्या? है, तुम्हारी बेटियां कभी अफसर नहीं बन सकती। इसका जवाब तो तुम्हें उस दिन ही मिल जाएगा जिस दिन मेरी बेटियां अफसर की वर्दी पहन कर आएंगी। और मेरी बेटियों ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है, वो तो बस मेरी तबीयत की वजह से गांव आ गई हैं ताकि मेरा ध्यान रख सके। अरे बस भी करो सुरेश भाई, कितना झूठ बोलोगे? अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए तुमने अपना खेत भी गिरवी रख दिया था, अब वो भी तुम्हारे हाथ से चला गया। तुम्हारे पास अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे भी खत्म हो गए होंगे, इसीलिए तो कहीं तुमने उन्हें वापस नहीं बुला लिया है। वैसे भी शायद तुम्हें पता लग गया होगा कि वो कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटियों को अपने बेवड़े बेटों की तरह मत समझो, जो हर समय शराब पीकर तुम्हें अनाप शनाप बकता रहता है। दूसरों के बच्चों के बारे में इतना बुरा सोचते हो, शायद इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी बेटियों पर इतना ध्यान देने से अच्छा अगर कभी अपने बेटे पर ध्यान दिया होता तो आज वो ऐसा नहीं होता। सुरेश की ये बात सुनकर उसका पड़ोसी किशोर अपनी नजरें नीची करके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुरेश अपने घर आता है। लोगों को भी दूसरों को ताने देने का बस मौका चाहिए। मेरी बेटियां मेरा ख्याल रखने के लिए शहर की पढ़ाई छोड़कर यहां पर आई हैं, तो लोगों को लगता है कि मेरी बेटियां कुछ कर ही नहीं सकती। अब समय आ गया है इन लोगों के चेहरे पर करारा तमाचा मारने का। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन मेरी बेटियां कामयाब हो जाएंगी। कुछ दिन बाद, माँ, पिताजी, आप दोनों हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। आज हमारा एग्जाम है, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाए। जरूर बेटा, जरूर होगा। तुम दोनों ने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है, तो तुम इसमें जरूर सफल होगी। हाँ बेटा, मुझे भी तुम दोनों पर पूरा भरोसा है कि तुम सिर्फ इस एग्जाम में ही नहीं बल्कि हर एग्जाम में नंबर 1 पर आओगी। धन्यवाद माँ, धन्यवाद पिताजी।
चलो ममता, अब हम चलते हैं, वरना हमें एग्जाम सेंटर पहुंचने में देर हो जाएगी। दोनों बहनें अच्छी तरह अपना एग्जाम देती है। कुछ महीनों बाद उनके एग्जाम का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उन दोनों ने सच में ही एग्जाम में टॉप कर दिया है। दोनों बहनें बड़ी अफसर बनकर गांव में आती हैं तो सभी गांव वाले उन्हें देखते ही रह जाते हैं। तभी सुरेश अपने उन्हीं पड़ोसी को जवाब देता है। तुम कहते थे ना कि तुम्हारी बेटियां कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम्हारा नाम डुबा देंगी। लो, देख लो, उन बेटियों ने ही मेरे सर को गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुझे गर्व है कि मैं अपनी बेटियों का पिता हूं। सुरेश के ऐसा कहते ही उन सभी पड़ोसियों की नजर नीची हो जाती है, जो सुरेश को उसकी बेटियों की पढ़ाई के लिए हमेशा ताने दिया करते थे। जिस तरह सुरेश ने अपनी गरीबी में भी अपनी बेटियों को पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक उसी तरह उसकी बेटियों ने भी अपने पिता का सपना पूरा करने में अपनी पूरी जान लगा दी। आज सभी गांव वाले सुरेश को एक अलग ही इज्जत की नज़रों से देखते हैं और जब लोग सुरेश को 2 अफसर बेटियों के पिता कहकर बुलाते हैं तो सुरेश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सुषमा के पति का निधन उसकी बेटी पूर्वी के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, जिसके बाद सुषमा ने जगह जगह छोटा मोटा काम करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसे एक काबिल इंसान बनाया। माँ, मेरे ऑफिस के ओनर मिस्टर क्षितिज और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। तू अगले हफ्ते उन्हें घर पर बुला ले, मैं उनसे रिश्ते की बात कर लूंगी। पूर्वी अगले हफ्ते क्षितिज की फैमिली को अपने घर बुला लेती है और रिश्ता पक्का होने के कुछ दिन बाद ही वो अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अगले दिन वो पगफेरे की रस्म के लिए आती है। माँ, तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, मैं इस तरह तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकती। वैसे भी तुम्हारी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। लेकिन बेटा, मैं तेरे ससुराल में कैसे रह सकती हूँ? तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा माँ, तुम बस मेरे साथ चलो। पूर्वी अपनी माँ को अपने साथ ससुराल लेकर जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन तभी एक दिन पूर्वी की सास सुलोचना सुषमा से कहती है, बहन जी, वैसे तो मैंने ये पहली बार देखा है, बहू के साथ उसकी माँ भी ससुराल रहने आ गई। बुरा मत मानना बहन जी, लेकिन हमारे यहाँ तो बेटी के ससुराल का पानी पीना भी पाप माना जाता है, और आप हो कि... वो समधन जी, मैं बस कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के साथ रहने आई थी। अकेले रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए। बाकी मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। सुषमा को सुलोचना की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो पूर्वी को उसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो अगले दिन उठकर अपना सामान पैक करने लगती है। ये तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो माँ? कहीं जाना है क्या तुम्हें? हाँ बेटा, बहुत दिन तेरे ससुराल में रह ली, अब मुझे अपने घर वापस जाना है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम अकेले वहाँ पर कैसे रहोगी? तुम्हारी तबीयत तो इतनी खराब रहती है कि तुम्हें कभी भी चक्कर आ जाता है। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वहाँ तुम्हें कौन संभालेगा? अरे पूर्वी बेटा, कुछ नहीं होगा तेरी माँ को। पहले तो तेरी माँ को तेरी शादी की टेंशन थी, इसलिए तबीयत खराब हो जाती होगी, पर अब तो तेरी शादी भी हो गई। अब भला इन्हें क्या चिंता होगी? इन्हें वापस लौट जाने दे, वरना समाज वाले लोग इन्हें ताने दे देकर इनका जीना दुश्वार कर देंगे। तुझे तो पता ही है हमारे यहाँ लड़की के ससुराल में रुकना कितना पाप माना जाता है। हाँ बेटा, समधन जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तुझे जब भी मेरी याद आए तो तू मुझसे मिलने आ जाइयो, मैं तुझसे दूर थोड़ी ना हूँ। ठीक है माँ। सुषमा अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। वो हर दूसरे दिन अपनी माँ से फोन पर बात करती, कभी कभी उनसे मिलने भी जाती। वो अपनी माँ की आर्थिक मदद भी कर दिया करती थी, लेकिन पूर्वी की सास को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब पूर्वी अपनी माँ से मिलने जा रही थी, तब उसकी सास ने पूर्वी को अपने पर्स में कुछ पैसे रखते हुए देखा। पूर्वी बेटा, कहाँ जा रही है? शॉपिंग के लिए जा रही है क्या? नहीं मम्मी जी, वो मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। कल उनसे बात की थी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी,
इसलिए सोचा कि आज जाकर मिल आऊं। बुरा मत मानियो बेटा, लेकिन 2 गांव छोड़कर तो तेरी मम्मी का घर है। घर की गाड़ी में तुझे जाना है, तो फिर इतने पैसे भला तू अपने साथ क्यों लेकर जा रही है? मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनके लिए थोड़ा फल फ्रूट लेकर जाऊंगी, थोड़ा राशन ले जाऊंगी, कुछ दवाइयाँ भी लेनी है, और अभी वो काम तो कर नहीं सकती, इसलिए उन्हें थोड़े पैसे भी दे आऊंगी। वाह बहुरानी वाह, मेरे बेटे ने क्या घर में पैसों का पेड़ लगाया हुआ है, जो पैसे उठाए और चल दी अपनी माँ के पास। ये आप क्या कह रहे हैं मम्मी जी? मेरी माँ बीमार है, सिर्फ इसलिए मैं ये पैसे लेकर जा रही हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं करती। मेरी माँ तो खुद ही इतनी खुदगर्ज है कि वो मुझसे पैसे तो क्या कुछ भी लेना पसंद नहीं करती। अच्छा, तेरी माँ इतनी ही खुदगर्ज है तो इन पैसों को यहीं रख दे, कोई जरूरत नहीं है उनकी खुदगर्जी को ठेस पहुंचाने की। रख इन पैसों को वापस अलमारी में। सुलोचना जबरदस्ती पूर्वी से उन पैसों को लेकर अलमारी में रख देती है। पूर्वी अपनी माँ से मिलने जाती है तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो रास्ते में रुककर सुनार की दुकान पर अपनी सोने की अंगूठी बेच देती है, ताकि वो अपनी माँ के लिए सामान खरीद सके और उन्हें कुछ पैसे दे सके। माँ, मैं तुम्हारे लिए फल फ्रूट लेकर आई हूँ। देखो, मैं तो रात को चली जाऊंगी, लेकिन मेरे पीछे से तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे खाने पीने के लिए हर चीज ले आई हूँ मैं, इसलिए किसी चीज की चिंता मत करना। ये रही तुम्हारी दवाई, और ये लो कुछ पैसे, तुम्हारे काम आएंगे। ये तू क्या कह रही है बेटा? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वैसे भी तू मेरे लिए पहले ही इतना सब ले आई है, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, चुपचाप इन पैसों को रख लो। पूर्वी जबरदस्ती अपनी माँ को पैसे दे देती है। वो रात के समय वापस अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। पूर्वी की शादी को 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन इन 4 सालों में उसे कोई भी औलाद नहीं होती। क्षितिज बेटा, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं, अब तो तुम लोग मुझे मेरे पोता पोती का मुंह दिखा दो। हमें डॉक्टर के पास जाना है माँ, डॉक्टर ने हमें चेकअप के लिए बुलाया है। क्षितिज पूर्वी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि पूर्वी कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर पूर्वी अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन जैसे ही ये बात उसकी सास सुलोचना को पता चलती है तो वो पूर्वी का जीना हराम कर देती है। बांझ कहीं की, पता नहीं वो कौन सी मनहूस गड़ी थी जब मैंने तेरे साथ अपने बेटी की शादी करवा दी। तूने तो मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी। अगर तू इस घर में रही तो हमारा वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्षितिज बेटा, तू इसे छोड़ और दूसरी शादी कर ले। ये तुम क्या कह रही हो माँ? पूर्वी मेरी पत्नी है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? इतना कहकर क्षितिज वहां से अपने ऑफिस चला जाता है। तभी सुलोचना भी क्षितिज के पीछे पीछे उसके ऑफिस जाती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या क्षितिज? ये लड़की हमारे परिवार को वारिस नहीं दे सकती। मेरी बात मान और तलाक देकर रफा दफा कर इसे। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो माँ। इसे तलाक तो मैं भी देना चाहता हूँ, लेकिन आजकल तलाक के लफड़े तुम जानती नहीं हो। अगर मैंने इसे तलाक दिया तो मुझे इसे अपनी आधी जायदाद भी देनी पड़ेगी, और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। क्षितिज घर जाकर पूर्वी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। पूर्वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन माँ को इस घर का वारिस चाहिए। देखो, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे बच्चों के लिए दूसरी शादी करनी होगी। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। पूर्वी की मानसिक स्थिति अब ऐसी हो चुकी थी कि वो किसी को चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। क्षितिज ने उसके सामने ही एक अमीर लड़की से शादी की। शादी के 1 साल बाद उनका एक बेटा भी हो गया, लेकिन इस बीच पूर्वी ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया। उसके ससुराल में उसकी हैसियत बस एक नौकरानी जितनी थी। पूरे घर में कोई भी उससे बात तक करनी पसंद नहीं करता था। एक दिन क्षितिज का बेटा आंगन में बैठा हुआ रो रहा था, लेकिन उसकी माँ को तो उसका कोई होश ही नहीं था। इसलिए उसे चुप करवाने के लिए पूर्वी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन तभी सुलोचना वहां पर आ गई। बांझ कही कि मेरे पोते पर अपना बुरा परछावा डालेगी क्या? सर पर बोझ बनकर बैठ गई है हमारे यहाँ। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? यहाँ पर रहते हुए पूरे घर में कोई भी तेरी इज्जत नहीं करता, उसके बाद भी तू यहाँ पर पड़ी हुई है। पूर्वी तो अंदर से पहले से ही बिल्कुल टूट चुकी थी,
लेकिन आज अपनी सास की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू रुके ही नहीं और वो किसी को बिना बताए ही वहां से निकल गई। उसके मन में केवल यही सब चल रहा था, रास्ते पर उसका ध्यान ही नहीं था। तभी सामने से आती हुई एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। कार में बैठी लड़की बहुत अच्छी थी, इसलिए वो तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर गई। उसी अस्पताल में पूर्वी की माँ भी अपनी दवाइयाँ लेने आई हुई थी। जब उनकी नज़र पूर्वी पर पड़ी तो वो उसे देखकर बहुत घबरा गई। ये तो मेरी बेटी है डॉक्टर साहब, इसे क्या हो गया? देखिए, अभी हमारे पास आपको कुछ भी कहने बताने का समय नहीं है। हमें अभी जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। जिस लड़की की कार से पूर्वी का एक्सीडेंट हुआ था, वो अस्पताल में पूर्वी के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवाती है। कुछ देर बाद पूर्वी होश में आती है तो उसकी माँ उससे मिलने के लिए आ जाती है। तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? ये क्या हो गया था तुझे? तेरे ससुराल वालों को इस बारे में पता भी है या नहीं? वो तेरे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। मैं उन्हें अभी फोन करके बुला लेती हूँ। नहीं माँ, उन लोगों को फोन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्षितिज जी के साथ तेरा कोई झगड़ा हो गया है क्या? पूर्वी अपनी माँ से और ज्यादा ये बात नहीं छुपा सकती थी, इसलिए वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। पूर्वी की बातें सुनकर सुषमा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखें भर आती है। मुझे तो लगा था इतने अमीर घर में शादी करके मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, लेकिन उन लोगों ने तो तेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। तू चिंता मत कर बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, तू मेरे साथ घर चल। सुषमा पूर्वी को अपने साथ घर ले जाती है। कुछ दिनों बाद ही मत करके पूर्वी लीगली क्षितिज को तलाक दे देती है, लेकिन वो बदले में उससे कुछ भी डिमांड नहीं करती। इतना सब होने के बाद पूर्वी अपनी जिंदगी से थक चुकी थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में पीयूष नाम का एक लड़का आता है जो उससे शादी करके उसे और उसकी माँ को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर पूर्वी अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ खुशी खुशी जीती है।